एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि याओ चेंगवान को फिशिंग के लिए लेकर जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर डैड और ज़ाओ भी उनके साथ आ जाते हैं, जो उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। तो चेंगवान बोलती है कि रिसेंटली याओ ने मेरी ना बहुत ज़्यादा हेल्प की है, इसीलिए मैं उसे थैंक्स बोलने के लिए उसके साथ फिशिंग करने के लिए जा रही हूँ। इससे उनका डैड बोलते हैं कि यार उसने हमारी भी तो मदद की है ना, इसीलिए हम लोग भी उसे थैंक यू करने के लिए साथ में फिशिंग करने के लिए चलते हैं। ये बोलकर वो लोग अपना सामान गाड़ी में रखने लग जाते हैं। जिस सिचुएशन में याओ और चेंगवान दोनों की शक्ल देखने लायक थी, क्योंकि ये दोनों बेचारे अकेले में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते थे, लेकिन डैड और ज़ाओ ने सब कुछ खराब कर दिया। कार के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो रही थी, जहाँ पर डैड और ज़ाओ दो याओ से बात किए जा रहे थे, लेकिन वो और चेंगवान एक दूसरे को देखे जा रहे थे, जो चीज़ ज़ाओ भी नोटिस कर लेता है। अब जब ये लोग साथ में फिशिंग कर रहे थे, तब याओ कुछ न कुछ मंगाने के बहाने डैड को यहाँ से भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर सारा सामान लेकर आए हुए थे। जो चीज़ देखकर चेंगवान अब डैड को बोलती है कि उसे भूख लग रही है, इसीलिए वो उन्हें बारबेक्यू रेडी करने के लिए बोलती है, तो वो उठकर चले जाते हैं। और वो ज़ाओ को भी अपने साथ आने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो नहीं जा रहा होता। वो बोलता है कि मैंने अभी तक फिश नहीं पकड़ी, जो देखकर चेंगवान उसे बोलने लग जाते हैं कि तुम आज फिश नहीं पकड़ पाओगे, इसीलिए जाओ जाकर डैड की मदद करो। जब वो नहीं जा रहा होता तो चेंगवान उसे बोलती है कि अरे जाओ ना यहाँ से। जो सुनकर वो याओ की और उसकी शक्ल देखता है और फिर समझ जाता है कि सिचुएशन क्या है, इसीलिए उठकर चला जाता है। उसके यहाँ से जाते ही याओ फटाफट से चेंगवान के पास आकर बैठ जाता है, जहाँ चेंगवान उसे बोलती है कि तुमने ना मुझे फिशिंग के लिए बुलाया और अब देखो तुम खुद ही फिश नहीं पकड़ पा रहे हो क्योंकि तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। ये सुनकर वो बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। जिस बात पर दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं और चेंगवान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो बात ही घुमा देती है। या फिर चेंगवान को फिश पकड़ने का तरीका सिखाने लग जाता है, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद उस बेचारे से एक भी मछली नहीं पकड़ी जाती और चेंगवान जो चारा लगाकर बैठी थी उसमें एक मछली फंस जाती है। तो या उसे बाहर निकालने में उसकी मदद करने लग जाता है, पर वो इतना जोर से कांटा ऊपर खींचती है कि वो मछली जाकर पेट पर अटक जाती है। सभी लोग साथ में बैठकर फिश को ग्रिल करके खा रहे थे, जहाँ बातों ही बातों में डैड चेंगवान और ज़ाओ को समझाते हैं कि अभी घर में की सिचुएशन कुछ भी ठीक नहीं चल रही है और वो लोग भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो जैसे उनका काम वगैरह फिनिश हो जाए तो वो लोग घर पर आकर मॉम के साथ खाना खाए और उनसे बात करें, जिस चीज़ के लिए वो दोनों मान जाते हैं। इधर मॉम बेचारी घर पर अकेले ही खाना खा रही थी और काफ़ी सैड हो रही थी कि वीकेंड पर किस तरीके से वो अकेले हैं। तभी डैड और याओ घर पर आ जाते हैं, जहाँ जैसी मॉम देखती है कि डैड ड्रिंक करके आए हैं तो वो उन्हें फटाफट से ऊपर लेकर चली जाती है। याओ भी अब अपने कमरे में आकर अपनी पजल को सॉल्व करने लग जाता है और एक बहुत ही अच्छी सीनरी तैयार करता है। अगली सुबह अब जब याओ सो रहा था, तभी मॉम उसे उठाने के लिए उसके रूम का दरवाजा खटखटाने लग जाती है। डैड उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन मॉम नहीं मान रही होती। वो बोलती है कि चेंगवान ने बताया था ना कि याओ ज़्यादातर ओवर टाइम काम करता है, उसके सर में भी दर्द रहता है, अगर वो ऐसे इन चीज़ों को इग्नोर करता रहेगा ना तो उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी, इसीलिए मॉम दरवाज़ा खटखटाती रहती है। अब जब याओ फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलता तो उन्हें लगता है कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, इसलिए वो डैड को दरवाज़ा तोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन जब वो नहीं मानते तो वो खुद ही दरवाजे पर किक करने वाली थी, लेकिन इतने में याओ दरवाज़ा खोल देता है। वो बोलता है कि रात में देर से सोया था, इसीलिए वो थोड़ी देर बाद उठ जाएगा, लेकिन मॉम बोलती है कि पहले नाश्ता कर लो फिर आराम कर लेना और मैं तुम्हारे लिए यहीं पर पॉरेज बनाकर ले आती हूँ। लेकिन वो इन लोगों के साथ नीचे आने के लिए मान जाता है, जहाँ पर डैड उसे बताते हैं कि मॉम कैसे हर दिन चेंगवान के लिए खाना प्रिपेयर करती है, इस उम्मीद में कि वो किस दिन घर आ जाए। इस पर याओ बोलने लग जाता है कि वो आज नहीं आएगी, शायद कल भी नहीं आएगी और परसों भी नहीं आएगी, पर मॉम बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, उसने बोला है तो वो आएगी। तो याओ कहता है कि अच्छा अगर ऐसा है तो आप क्यों नहीं चलती उसको हमारे साथ लेने के लिए। जो सुनकर मॉम पहले तो हेजिटेट करती है, लेकिन फिर मान जाती है। इसके बाद हम तीनों को कार में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर मॉम याओ को बोल रही होती है कि वो कैसे उनका फ़ोन नहीं उठाता और उनके इतने नॉक करने पर भी दरवाज़ा नहीं खोलता, उन्हें अपनी ये सारी आदतें सुधार लेनी चाहिए। जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं ज़रूर सुधार लूँगा। साथ ही मॉम ये भी बोलने लग जाती है कि कैसे वो छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और जब भी वो कुछ अच्छा करने जाती है तो गलत हो जाता है। मेरी इन्हीं आदतों की वजह से चेंगवान मुझसे नाराज़ है, इसीलिए वो घर पर नहीं आ रही। जिस पर याओ ने कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन मॉम बोलती है कि चेंगवान मेरी बेटी और मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। तभी वो यहाँ पर सर दर्द होने का बहाना करने लग जाती है ताकि वो चेंगवान से मिलने के लिए ना जा सके। ये देखकर याओ ने पेन किलर देने लग जाता है ताकि वो ये बहाना अवॉइड ना कर सके, लेकिन मॉम फिर भी बहाना करने लग जाती है कि मैं ना दूसरे ब्रांड वाली पेन किलर खाती हूँ, मुझे ना वही सूट करती है। ये देखकर याओ बोलता है कि लगता है ना मॉम डर रही है चेंगवान से मिलने के लिए, पर मॉम बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चलो मैं थोड़ा सर दर्द ना बर्दाश्त कर लूँगी और चलो। डैड अब याओ को उसके ऑफिस में छोड़ते हैं और मॉम को चेंगवान के पास लेकर जाने लग जाते हैं। जब मॉम सोच रही थी कि चेंगवान कहीं फिर से उन्हें देख के तो अनाई हो जाएगी, पर डैड बोलते हैं कि नहीं तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। इधर चेंगवान भी मॉम से मिलने के लिए घर पर जा रही थी और उसने उनके लिए उनका फेवरेट कुकीज़ का बॉक्स भी मंगवाया हुआ था। चेंगवान अब जैसे ही बाहर आती है तो वहाँ पर एक ड्रंक कस्टमर था, जो कि चेंगवान को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बोलने लग जाता है। चेंगवान तो यहाँ पर उसे काफ़ी पोलाइटली बात कर रही थी और उसके लिए कैब बुलाने के लिए बोलती है,
लेकिन वो बंदा आउट ऑफ कंट्रोल हुए जा रहा था और स्टाफ के भी हाथ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि वो चैंगवान का हाथ भी पकड़ लेता है। पर उसी वक्त मॉम यहाँ पर आकर अपनी हील से उसके सर में मारती है और बोलती है कि मेरी बेटी को परेशान करेगा क्या, तुम्हें मरना है। ये बोलकर उसे पूरे गार्डन में दौड़ा दौड़ा कर मारती है। अगले सीन में हम इन लोगों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर उस बंदे ने मॉम के खिलाफ कंप्लेन कर दिया था और मॉम काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। पर चैंगवान उन्हें बोलती है कि आपको जो कुछ भी बताए वो पुलिस वाले को बता दो। वो उन्हें बताने लग जाती है कि कैसे जब वो अपनी बेटी से मिलने के लिए होटल में आई तब उन्होंने देखा कि वो बंदा उनकी बेटी को हैरेस कर रहा था। इसीलिए उन्होंने अपना जूता निकाल कर उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटा, जो देखकर पुलिस वाला बोलने लग जाता है कि आपको हमें कॉल करना चाहिए था ना। इस पर मॉम बोलती है कि मेरे पास इतना टाइम थोड़ी ना था कि मैं आपको कॉल करूँ। मेरी बेटी शांगली होटल की ओनर है, वो तो कस्टमर को अच्छे से हैंडल करेगी ना, लेकिन मैं ये सब होता हुआ नहीं देख सकती थी। अब क्योंकि पुलिस वाले को उस पर्सन ने कंप्लेंट किया था, इसीलिए वो लोग यहाँ पर मॉम के खिलाफ केस फाइल करने वाले होते हैं, जो देखकर मॉम काफ़ी ज़्यादा डर रही थी कि कहीं उन्हें जेल तो नहीं जाना पड़ेगा। ये सब वैसे तो मॉम ने चैंगवान के लिए किया था, जो सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर मॉम को गले लगा लेती है और उन्हें थैंक यू बोलती है। तभी बाहर याओ आकर डैड से मिलता है, जहाँ वो उन्हें बोलता है कि आप चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, इस सब में उसी पर्सन की गलती है। अब जैसे ही वो पर्सन याओ के सामने आता है तो वो उसे बात करने के लिए साइड में लेकर जाता है, जिससे बात करने के बाद वो बंदा अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है। जो सब देखकर चैंगवान उसकी मदद करने के लिए याओ को थैंक यू बोलती है, तो वो उसे पहले इन लोगों को घर लेकर जाने के लिए बोलता है। चलते चलते मॉम चैंगवान से बोल रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने फिर से तुम्हें अनॉय कर दिया ना। लेकिन चैंगवान मॉम को यहाँ पर घर चलने के लिए बोलती है, कहती है कि मैं जाओ के साथ वापस से घर पर रहने के लिए आ रही हूँ, जो सुनकर मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम चैंगवान को मॉम के साथ घर पर देखते हैं, जहाँ वो मॉम के हाथों में बैंडेज लगा रही थी क्योंकि उनके हाथ में स्वेलिंग आ गई थी। मॉम चैंगवान को बोलती है कि मुझे आज तुम्हें इस तरीके से देखकर बहुत ही बुरा लगा, बिजनेस करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तुम्हें कैसे कैसे लोगों को झेलना पड़ता है। वो बंदा तुम्हें परेशान कर रहा था लेकिन फिर भी तुम उससे पोलाइटली बात कर रही थी। मॉम तो यहाँ पर उससे और भी बातें करना चाहती थी, लेकिन चैंगवान उन्हें आराम करने के लिए बोलकर जाने लगती है, जो देखकर मॉम उससे पूछती है क्या तुम फिर से तो नहीं जा रही। इस पर वो बोलती है कि मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं घर पर आ जाऊंगी, और अब मैं आ गई तो इस बार नहीं जाऊंगी। ये बोलकर वो मॉम को आराम करने के लिए कहकर चली जाती है। नीचे डैड माँ को पूरा इंसिडेंट बता रहे थे, तभी चैंगवान भी आ जाती है, जो कि डैड को मॉम का ख्याल रखने के लिए ऊपर भेज देती है। और जब माओ और चैंगवान बात कर रहे थे तभी जाओ प्रोबायोटिक ड्रिंक लाकर माओ को दे देता है, जो देखकर चैंगवान बोलती है कि मेरा कहाँ है, तो वो कहता है कि बस एक ही था। ये देखकर माओ चैंगवान को ड्रिंक पीने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना कर देती है और बोलती है कि मेरे भाई ने तुम्हें दिया है ना, इसीलिए अब तुम्हें ही पीना पड़ेगा। चैंगवान फिर अब जाओ को भी घर पर ही मूव करने के लिए बोल देती है। अब माओ के भी घर जाने का टाइम हो रहा था, इसलिए जाओ उसे बाहर तक छोड़ने के लिए चाहता है, जहाँ वो रास्ते में उसका हाथ पकड़ लेता है, पर वो उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। तो जाओ कहता है कि यार तुम डर क्यों रही हो, और उसे बोलता है कि कुछ टाइम के लिए अब मैं वापस से घर पर मूव हो जाऊंगा और ऑफिस के बाद तुम्हें कंपनी नहीं दे पाऊंगा। माँ बोलती है कि कोई बात नहीं, फिलहाल तुम्हें अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, हमारे पास तो वैसे भी बहुत टाइम होगा मिलने के लिए। जिस पर जाओ कहता है कि अरे मुझे तो लगा था कि तुम अपसेट होगी। वैसे माँ थोड़ी अपसेट तो होती है लेकिन उसे बताती नहीं है। वो उसे बोलती है कि अगर तुम्हारी सिस्टर को हमारे बारे में पता चला तो तुम क्या बोलोगे। तो वो कहता है कि मैं सच बताऊंगा और क्या बोलूंगा। इस पर माँ बोलती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हारी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड भी हूँ, यहाँ तक कि अब तो मेरा डिवोर्स हो गया और एक बच्चा भी है। अगर तुम्हारी मॉम हमारे रिलेशनशिप के बारे में जानेंगी तो काफ़ी अपसेट हो जाएंगी, जो कि मैं नहीं चाहती, इसीलिए अभी हमें थोड़ा स्लो जाना चाहिए। पर वो यहाँ पर उसे अपनी भी इम्परफेक्शन बताने लग जाता है। ये कैसे उसके पास भी स्टेबल जॉब नहीं है, वो तो अपने फ्रेंड्स के सामने भी उसे इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकती। लेकिन माँ बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम तो एकदम आउटस्टैंडिंग हो, अगर मैंने तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवाया ना तो मुझे डर है कि कोई तुम्हें मुझसे छीन कर ना ले जाए। जो सुनकर साओ काफ़ी खुश हो जाता है, पर फिर माँ बोलती है कि अरे मैं मजाक कर रही थी, ये बोलकर वो आगे चली जाती है। तो साओ यहाँ पर अपसेट होने का नाटक कर वहीं पर खड़ा रहता है, जिसे ऐसे देखकर माँ वापस आकर उसकी चिक्स पर किस कर देती है और बोलती है कि मैं मजाक कर रही थी। इधर हम मॉम को देखते हैं, जो कि ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। उन्हें बार बार ये लग रहा था कि कहीं चैंगवान वापस से घर से ना चली जाए, पर डैड उन्हें परेशान होने के लिए मना करते हैं। वो बोलते हैं कि चैंगवान अब आ गई है तो वो नहीं जाएगी और उन्हें आराम से सोने के लिए बोलते हैं, जिनकी बात अब मॉम मान जाती है। वहीं चैंगवान जब अपने रूम में जाती है तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो बेड पर जाकर लेट जाती है। लेकिन तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि याओ था। वो उसे बोलता है कि तुम्हारे घर के अंदर फर्स्ट डे है तो चलो इसे सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए अब दोनों गार्डन में बैठकर ड्रिंक करने लग जाते हैं। जहाँ चैंगवान उससे पूछते हैं कि तुमने उस बंदे को कैसे मनाया पीछे हटने के लिए, तो बोलता है कि मैंने पता लगा लिया था कि वो कहाँ पर रहता है, वो क्या जॉब करता है, और मैंने उससे कहा कि अगर तुमने ये रिपोर्ट वापस नहीं ली ना तो मैं तुम्हारी वाइफ को बता दूंगा कि कैसे तुम एक ओल्ड लेडी को हैरास कर रहे हो। जो सुनकर चैंगवान हंसने लग जाती है और बोलती है कि ये सब ट्रिक्स तो तुम ही कर सकते हो। इस पर याओ कहता है कि ऐसे मामलों में ना वाइफ बहुत ज़्यादा काम आती है। फिर वो यहाँ पर उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसी के प्लान था मॉम को होटल लाने का,
पर चैंगवन उसे ये करने के लिए थैंक्स बोलती है, क्योंकि इस सब की वजह से वो देख पाई थी कि उसकी मॉम को उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। जो देखकर वो उसे बोलने लग जाता है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं और वो एक तरीके से ना इंसेपरेबल हो गए हैं, जिस बात पर दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लग जाते हैं। लेकिन उसी वक्त याओ को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जो उससे पूछते हैं कि क्या तुम मिस जियो की गार्डियन हो। वो बताते हैं कि उसके साथ एक स्कैम हो गया, इसीलिए उसे आना पड़ेगा। जो सुनकर चैंगवन उसे पूछने लग जाती है कि आखिर बात क्या है, पर वो बोलता है कि वो उसे बाद में आकर सब कुछ बता देगा और उठकर चला जाता है। चैंगवन भी वापस से घर के अंदर आ जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि सीढ़ियों में काफी ज्यादा अंधेरा है, इसलिए वो वहाँ पर एक छोटी सी लाइट लगा देती है ताकि जब याओ घर पर वापस आए तो उसे प्रॉब्लम ना हो, और फिर उसके बारे में सोचते हुए अपने रूम के अंदर चली जाती है। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम मिस सांग की बेटी जियो को देखते हैं। यहाँ पर आते उसके साथ स्कैम हो गया। जियो ने उस पर्सन को पकड़कर काफी पीटा था, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन में थी। तभी वहाँ पर याओ आ जाता है, जो कि उसे पुलिस स्टेशन से लेकर जाता है। उसके हाथ में स्वेलिंग आ गई थी, इसीलिए वो उसे हाथ में लगाने के लिए दवाई देता है। जो देखकर जियो बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे डांटोगे। इस पर वो कहता है कि हाँ मैं डांटूंगा, लेकिन सही टाइम आने पर। तो वो उसे गुस्सा करते हुए बोलने लग जाती है कि अब मैं कोई बच्ची नहीं रही हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ और तुम्हें ना मुझे एक एलिगेंट और मैच्योर लड़की की तरह देखना चाहिए। जिस पर याओ बोलता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को तुम्हारे आने के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन वो मीटिंग में है। अब क्योंकि उसकी मॉम बिजी थी तो वो याओ को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जिस पर याओ बोलता है कि जब तुम अब्रॉड में थी उस वक्त मैं तुम्हारा गार्डियन था, लेकिन अब तो तुम चाइना में वापस आ गई हो और वैसे भी मेरे घर पर और भी लोग रहते हैं। ये बोलकर उसे छोड़कर चला जाता है। इसीलिए जाओ अपने घर में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि जांग की वीडियो कॉल पर एक मीटिंग चल रही थी। वो जियो को आवाज करने से मना करती है, लेकिन जियो बहुत ज्यादा रिबेलियस लड़की होती है। वो वहाँ पर अपना फोन वगैरह चलाने लग जाती है और काफी आवाज करती है। मीटिंग खत्म करते ही जांग जियो से बोलती है कि अभी तो छुट्टियां भी नहीं पड़ी है, तो तुम वापस क्यों आ गई हो। इस पर वो कहती है कि याओ वहाँ से वापस आ गया तो मैं काफी बोर हो गई थी, इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया और मैं यहीं पर आ गई। ये सुनकर जांग उसे डांटने लग जाती है, तुमने कॉलेज ड्रॉप कर दिया तो तुम क्या करोगी। जियो बोलती है कि मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और सोशल मीडिया पर मेरे काफी सारे फॉलोअर्स हैं, तो मैं जो भी चाहे वो कर सकती हूँ। ये बोलकर अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हम याओ को देखते हैं, जो जब घर पर आता है तो सीढ़ियों पर देखता है कि चैंगवन ने उसके लिए लाइट लगा रखी थी, जो देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। फिर वो उस लाइट को लेकर अपने रूम में आ जाता है और चैंगवन को मैसेज करने का सोचता है, लेकिन उसे लगता है कि वो सो गई होगी, इसलिए वो उस लाइट की फोटो क्लिक करके स्टोरी पे लगा देता है। चैंगवन भी अभी तक जागी हुई थी, तो वो उसकी स्टोरी देखकर उसे रिप्लाई करती है, जिसे जागा हुआ देखकर वो उसे बता देता है कि वो एक लिटिल सिस्टर की हेल्प करने के लिए गया हुआ था। दोनों फिर एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं, लेकिन नींद दोनों में से किसी को भी नहीं आ रही थी और वो एक दूसरे के बारे में सोचे जा रहे थे। अगली सुबह हम चैंगवन को देखते हैं, जो कि ब्रेकफास्ट करते टाइम भी कभी प्रेजेंटेशन देख रही थी तो कभी कॉल अटेंड कर रही थी। ये सब देखकर मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और जब वो मॉम को अपसेट देखती है तो वो अपना फोन साइड में रखकर उनके साथ ब्रेकफास्ट करने लग जाती है। उसे रियलाइज होता है कि मॉम ना घर पर खाली रहती है, इसीलिए वो उनसे बोलती है कि मैं आपका ना एडमिशन सीनियर यूनिवर्सिटी में करा देती हूँ, जहाँ पर काफी सारे कोर्सेज और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं करने के लिए। पहले तो मॉम मना करती है, लेकिन चैंगवन के इंसिस्ट करने पर मान जाती है। अब जब चैंगवन ब्रेकफास्ट कर रही थी तो मॉम उसे यहाँ पर कुछ लड़कों की फोटो दिखाने लग जाती है। जो सब चीजों को अवॉइड करने के लिए चैंगवन फटाफट से अपने काम पर चली जाती है। उसी वक्त डैड आते हैं तो मॉम उनसे बोलने लग जाती है कि चैंगवन घर पर तो आ गई है, लेकिन उसका दिमाग हमेशा सिर्फ काम पर ही रहता है। तो डैड बोलते हैं कि अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, उसके सर पर इतने बड़े होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बिजी तो रहेगी ना। याओ को देखो, वो भी तो सुबह जल्दी चला जाता है और रात में लेट आता है। इसके बाद हम मॉम को देखते हैं, जिन्हें चैंगवन ने सीनियर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन दिला दिया था, जहाँ पर वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख रही थी, जैसे कुकिंग करना, वीडियोस वगैरह बनाना। अब वो घर पर भी अपनी कुकिंग की प्रैक्टिस कर रही थी और डैड के लिए खाना भी नहीं बनाती, क्योंकि रोज़ रोज़ ये सब करके वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती थी। शाम को अब जब डैड गार्डन में पानी डाल रहे थे तभी या उनके लिए विस्की लेकर आता है, जिस चीज़ के लिए डैड उसे थैंक्स बोलते हैं। यहाँ पर फिर वो उनसे पूछने लग जाता है कि आपकी इतनी सक्सेसफुल मैरिज रही है और आप इतनी ज़्यादा पेशेंट इंसान भी हो, वो ये कैसे मैनेज करते हैं, या वो ये सब उनसे पूछने लग जाता है। जो सुनकर डैड समझ जाते हैं कि वो ना ज़रूर किसी को पसंद करता है और उसे बताते हैं कि कैसे मैरिज को संभालना 1 या 2 दिन का काम नहीं है, तुम्हें हमेशा रेगुलरली एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वो उसे फ्लावर्स के बारे में बताने लग जाते हैं कि कैसे वो लोग रोज फ्लावर्स को पानी देते हैं और उन्हें धूप लगाते हैं, वैसे रिलेशनशिप में भी कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। यहाँ पर फिर वो याओ को थैंक यू भी बोलते हैं, क्योंकि उसने चैंगवन और उसकी मॉम को मिलाने में उनकी काफ़ी मदद की थी। जिस चीज़ का थैंक यू करने के लिए वो उसे एक फ्लावर पॉट दे देते हैं और उसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। अगली सुबह अब जब मॉम घर पर काम कर रही थी तभी वहाँ पर उनकी सिस्टर अपने हस्बैंड, बेटे और ग्रैंडसन के साथ वहाँ पर आ जाती है उनसे मिलने के लिए। वो लोग यहाँ पर अपना पूरा सामान वगैरह पैक करके आए थे छुट्टियाँ बिताने के लिए। मॉम यहाँ पर उन्हें अपना घर वगैरह दिखाने लग जाती है और फिर बताती है कि वो लोग चैंगवन के होटल में आज लंच करने के लिए चलेंगे। जो सुनकर अंकल बोलते हैं कि चैंगवन तो बहुत ही बड़ा होटल मैनेज कर रही है ना, क्या वो ये सब अकेले कर पा रही है। तो मॉम बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और मेरी
बेटी बहुत ही कैपेबल है। मॉम फिर इन सभी लोगों को होटल लेकर जाती है, जहाँ पर वो इनके लिए मैनेजर क्यू से लग्जरी रूम बुक करने के लिए कहती है। लेकिन जब पैसे पे करने की बारी आती है तो मॉम मैनेजर क्यू को बोलने लग जाती है कि ये हमारा ही तो होटल है ना, तो हम ऐसे भी तो रह सकते हैं ना, इसमें पे करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैनेजर क्यू से बताता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये पूरा सिस्टम है और सब चीज़ें रिकॉर्ड होती है। जो सब देखकर आंटी वांग बोलती है कि ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें एक छोटा सा रूम दे दो, हम उसी में रह लेंगे। लेकिन आंटी का जो हस्बैंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है। वो कहता है कि अरे नहीं, हम इतने बड़े होटल में हैं तो अच्छे रूम में रहेंगे ना। जो सुनकर मॉम भी बोलने लग जाती है कि हाँ बिल्कुल, रुक जाओ, मैं अभी बात करती हूँ। और मैनेजर क्यू को उनके लिए रूम बुक करने के लिए बोलने लग जाती है। वो कहती है कि तुम एक प्राइवेट बुकिंग कर दो ना, लेकिन वो ये सब करने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं चेंगवन को यहाँ पर बुलाता हूँ। और फिर चेंगवन को बुलाकर लेकर आता है और उसे सारी चीज़ें बताता है। तो चेंगवन मॉम को बोलती है कि आंटी ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है, इसलिए उनका सारा एक्सपेंस मैं पे करूँगी और ऐसा नहीं हो सकती है कि हम बिना पे करे उन्हें होटल में रुकवा दे। फिर वो अपने सभी रिलेटिव से मिलती है और उनको लंच करवाने के लिए लेकर जाती है, तब तक उनका रूम रेडी हो जाए। इसके बाद हम याओ को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर दोंग उसे बता रहा होता है कि कैसे शांगली में काफ़ी कुछ हुआ था रिसेंटली, और मिस जांग अभी फिलहाल अपने घर से काम कर रही है। वो सारी रिपोर्ट सीधा हेडक्वार्टर में भेज रही है। अब अगर कुछ भी हुआ है ना तो आप ही हैंडल करना। उसी वक्त ऑफिस के अंदर जीहू आकर याओ से चिपक जाती है। या उसे खुद से दूर करता है और बोलता है कि मैं ऑफिस में हूँ। इस पर वो कहती है कि पर अभी तो लंच ब्रेक चल रहा है ना, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई, तो चलो मुझे लंच ट्रीट करो। पर याओ नहीं चाह रहा होता, तो दोंग को इशारा करके यहाँ से बाहर भेज देती है। इसलिए अब याओ को उसे लंच पर लेकर जाना पड़ता है। वो उसे उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ उसे चेंगमान लेकर गई थी। जो देखकर जियो बोलते हैं कि तुम मुझे इतना सिंपल सा खाना खिला रहे हो, लेकिन जब वो उसे खाती है तो वो उसे भी काफ़ी पसंद आता है। यहाँ पर वो याओ के बाउल से खाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक देता है। जो देखकर जियो कहती है कि अब तुम काफ़ी बदल गए हो, जब मैं छोटी थी तो तुमसे खाना शेयर करके खाती थी ना। इस पर वो कहता है कि अब तुम बड़ी हो गई हो तो तुम्हें अपनी बाउंड्रीज में रहना चाहिए, और बोलता है कि मैंने सुना कि तुमने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया है। पर वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ मैं मॉम को बेवकूफ़ बना रही थी, मैं तो सिर्फ यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आई हूँ। तो जियो अब उसके पास ही आकर बैठ जाती है और सीधा उसे अपने बॉयफ्रेंड बनने के लिए बोल देती है। वो बोलती है कि मुझे मेरे डैड के बारे में तो पता नहीं है, और इतने सालों तक मेरी मॉम भी मेरे साथ नहीं रही, सिर्फ तुम ही थे जिसने कि मेरा ख्याल रखा है, इसलिए मुझे तुमसे अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता। इस पर याओ से बोलता है कि हमारे बीच में सिर्फ एक ही रिलेशन हो सकता है, वो भी सिर्फ भाई बहन का, इसलिए कुछ ज़्यादा मत सोचो। जिस पर जियो बोलते हैं कि तुमने मेरे अफेक्शन को रिजेक्ट नहीं किया और ना ही मुझे ऐसा ट्रीट किया जैसे कि मैं बच्ची हूँ, इसलिए अब तो मैं तुम्हें और ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ। और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी, पर वो उसे मना कर देता है और बोलता है कि मेरा घर काफ़ी क्राउडेड है। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है कि ये किसके साथ रहता होगा। इसके बाद हम चेंगमान और उसके रिलेटिव को साथ में लंच करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर अंकल उन्हें बहुत ही एक्सपेंसिव वाइन ऑर्डर करने के लिए बोलते हैं, पर डैड मना करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि हम अपनी रेगुलर वाइन पीते हैं। जिस पर अंकल बोलने लग जाते हैं कि वो लोग तो अब अमीर हो गए, तो इतनी महंगी ड्रिंक हमें पिला ही सकते हैं ना। चेंगवन भी उनके लिए ऑर्डर करती है, क्योंकि वो लोग काफ़ी टाइम बाद उनसे मिल रहे थे। बातों में अंकल बोलने लग जाते हैं कि जाओ भी कितना बड़ा हो गया है, जब वो हमारे साथ रहता था तब मैंने एक बार उसे पैसे चुराते हुए पकड़ा था। जो सुनकर चेंगवन बोलती है कि जाओ हमेशा से ही बहुत ही अच्छा बच्चा रहा है, शायद आपको ना कुछ गलतफहमी हुई होगी। लेकिन उनका बेटा फांग बोलने लग जाता है कि नहीं, तुम्हें नहीं पता कि जाओ ने बचपन में क्या क्या किया था, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ये सुनकर जाओ काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है और बोलता है कि उसे काम है इसीलिए वो जा रहा है। जो सुनकर चेंगवन उसे बात करने के लिए बाहर आती है और पूछते हैं कि जब तुम विलेज में आंटी के घर पर रहते थे तो क्या तुम्हें उनका बेटा फांग बुली करता था। तो जाओ से बता देता है कि वो पैसे मैंने नहीं बल्कि फांग ने चुराए थे, लेकिन उसका ब्लेम मेरे ऊपर आ गया। ये सुनकर चेंगवन उसे अभी ये सब कुछ मॉम के सामने क्लैरिफाई करने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि ये सब काफ़ी पुरानी बातें हो गई थी, और फिर यहाँ से जाने लगता है। अब जैसे ही चेंगवन वापस सभी लोगों के पास जा रही थी, तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जिसका नाम फांगदा था। वो बताता है कि वो भी उनके होम टाउन से ही है और वो लोग बचपन में मिले थे। तभी चेंगवन को उसके बारे में याद आता है और बताता है कि उसे उनके रिलेटिव ने यहाँ पर साथ में बुलाया है। लंच के वक्त अब जब ये लोग बातें कर रहे थे, तभी चेंगवन को पता चलता है कि फांगदा का वेडिंग प्लानिंग का बिजनेस है और उसने उसे प्रपोजल भेजा था कोलैबोरेट करने के लिए। ये दोनों भी यहाँ पर थोड़ी बहुत काम की बातें करने लग जाते हैं। तभी अंकल बोलते हैं कि हम लोग साथ में लंच करें और तुम काम की बातें बाद में करना। वो बोलते हैं कि फांगदा तो लड़का है, चलो उसके लिए तो ये सब चल सकता है, लेकिन चेंगवान तुम तो लड़की हो, तुम्हें तो शादी करके ना अपना घर बसा लेना चाहिए। जो सुनकर चेंगवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर मॉम और डैड यहाँ पर चेंगवान की साइड लेते हैं। वो बोलते हैं कि अब टाइम बदल गया है, लड़कियों के लिए भी काम उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि लड़कों के लिए, और चेंगवान काफ़ी अच्छे से होटल मैनेज कर रही है, तो हम लोग उसकी शादी के लिए थोड़ा टाइम और वेट कर सकते हैं। जिस पर अंकल बोलते हैं लेकिन वो अभी 30 ईयर्स की हो गई और अभी तक सिंगल है।
इस पर मॉम बोलते हैं कि चैंगवान ना बहुत ही बिजी है, उसके पास रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं है। तो आंटी कहती है कि वो बिजी है तो तुम तो फ्री हो ना, ये सब सीनियर यूनिवर्सिटी वगैरह में जाना छोड़ दो और अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो। तो मॉम बोलती है कि मैंने उसे काफ़ी सारे लड़कों की फ़ोटो दिखाई है लेकिन उसे पसंद नहीं आया, उसके स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई है ना। ये सुनकर अंकल बोलने लग जाते हैं कि फांगदा भी तो कितना ज़्यादा हैंडसम है और वो भी अभी तक सिंगल है। या वो इनडायरेक्टली उन्हें रिलेशनशिप में आने के लिए बोल रहे थे। जो सुनकर चैंगवान बोलती है कि अब टाइम बदल गया है और मैं अपने लिए खुद डिसाइड कर सकती हूँ कि कब मुझे शादी करनी है और कब मुझे काम पर फोकस करना है। फिलहाल मैं काम पर फोकस करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर फिर से ये लोग कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, जो सब देखकर मॉम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाती है और बोलती है कि बात तो सही है, हर चीज़ की एक उम्र होती है और फैमिली के साथ भी तो रहकर करियर वगैरह बनाया जा सकता है ना। जो सुनकर अंकल चैंगवान को बोलने लग जाता है कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कह रही है और तुमसे ज़्यादा ना हमने दुनिया देखी है, इसलिए तुम्हें हमारी बात मान लेनी चाहिए। इसीलिए चैंगवान भी उनकी बातों में हाँ मिला देती है। जब ये लोग लंच करके जा रहे थे तो हम देखते हैं कि अंकल ने तो फ्री की दारू इतनी ज़्यादा पी ली थी कि उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। जाने से पहले चैंगवान अपनी मॉम को काट देती है और मॉम को अपने रिलेटिव्स को अच्छे से घुमाने के लिए बोलती है। वो कहती है कि वो तो काफ़ी बिजी है इसलिए वो नहीं आ पाएगी। जो सुनकर आंटी चैंगवान को अपना भी ख्याल रखने के लिए बोलती है। वो बोलती है कि चैंगवान तो बहुत ही अच्छी है, जो कि सोसाइटी के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन मैं तो कभी किचन और घर से आगे बढ़ ही नहीं पाई। जो सुनकर चैंगवान आंटी को ऐसी बातें करने से मना करती है और उनको भी अपना ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। जिसके बाद हम जियो को देखते हैं, जो कि चैंगवान के घर के पास पहुंचकर वहाँ पर सभी आते जाते लोगों से ये पूछ रही होती है कि याओ का घर कौन सा है। तभी उसे वहाँ पर चैंगवान की मॉम मिल जाती है। तो वो उनसे पूछती है कि याओ का घर कौन सा है। ये सुनकर मॉम उससे पूछने लग जाती है कि तुम उसकी क्या लगती हो। तो वो बोलती है कि मैं ना उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। जो सुनकर मॉम उसे घर पर लेकर जाती है और खाना खिलाती है। अब जब वो पूरे घर को देख रही थी तभी वो चैंगवान की उसकी फैमिली के साथ फोटो देखती है और बोलती है कि ये लड़की तो बहुत ही प्रिटी है। जिस पर मॉम बोलती है कि हाँ बिल्कुल मुझ पर ही तो गई है ना। उसी वक्त याओ वहाँ पर उसे लेने के लिए आ जाता है क्योंकि उसे मॉम ने कॉल कर दिया था कि उसकी गर्लफ्रेंड घर पर आई हुई है। मॉम उसे बोलते कि तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इस पर वो उन्हें बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि मेरी जांग की डॉटर है। ये बोलकर वो जियो को यहाँ से ले जाने लग जाता है, जो कि जाते जाते मॉम को बोलती है कि फिलहाल तो मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ लेकिन फ्यूचर में बन जाऊंगी। जियो बाहर आकर याओ से बोलती है कि तुम उस प्रिटी लड़की की वजह से इन लोगों के साथ यहाँ पर इस घर में रह रहे हो ना। पर वो उसकी बात सुने बिना उसे सीधा घर से बाहर निकाल देता है। जो देखकर वो बोलती है कि याओ तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं, मैं दोंग से जाकर पूछ लूंगी। फिर वो यहाँ से चली जाती है। रात में हम चैंगवान को देखते हैं जो जब घर आती है तो मामू से बोलते हैं कि तुम आज भी हमारे साथ डिनर करने के लिए नहीं आई ना। याओ को देखो वो कितना बिजी है लेकिन फिर भी डिनर करने के लिए आया था और उसे बताती है कि आज हमारे घर पर मिजांग की डॉटर आई थी जो बता रही थी कि वो याओ की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर चैंगवान हैरान हो जाती है और मॉम से पूछती है कि क्या आपको याओ ने बोला कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। इस पर मॉम बोलती है कि नहीं वो तो मना कर रहा था, उसने कहा कि वो तो मेरी सिस्टर की जैसी है। मॉम बोलती है कि देखो आजकल की लड़कियां कितनी ज़्यादा बोल्ड होती है, तुम उनसे कुछ सीखो। जब भी कोई तुम्हें अच्छा लड़का मिले ना तो एकदम उसे बोल देना कि तुम उसे पसंद करती हो। जो सुनकर चैंगवान अपसेट होकर अपने रूम में आ जाती है, जहाँ से वो सीधा माओ को कॉल लगाती है। पहले तो वो इधर उधर की बातें करके उससे बोलने की कोशिश करती है कि उसकी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन माओ समझ जाती है कि वो अपने बारे में बात करना चाहती है और उसे सीधा सीधा पॉइंट पर आने के लिए बोलती है। चैंगवान उसे बता देते हैं कि जब याओ अब्रॉड में रहता था तब वो एक लड़की का गार्डियन था। अब वो लड़की चाइना में वापस आ गई है, वो मेरे घर पर रहे। उसने मेरी मॉम से कहा कि वो याओ की गर्लफ्रेंड है, लेकिन याओ ने मुझे सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि वो सिर्फ उसकी सिस्टर की तरह है। जो सुनकर मॉम बोलती है कि तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, जैसा उसने बोला है वैसे उसके एक्शंस भी होने चाहिए और तुम इतनी जल्दी उसके प्यार वगैरह में मत पड़ जाना। जो सुनकर चैंगवान बोलते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने करियर पर फोकस कर रही हूँ और उसे गुड नाइट बोलकर कॉल रख देती है। लेकिन हम समझ पाते हैं कि वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा वरिड हो रही थी। दूसरी तरफ हम जियो को देखते हैं जो कि दोंग से मिलने के लिए क्लब में जाती है, जिसे देखते ही पहले तो दोंग छुप जाता है, लेकिन वो उसकी गर्लफ्रेंड के सामने बोल देती है कि मैं दोंग की गर्लफ्रेंड हूँ। जो सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से उठकर चली जाती है, इसीलिए अब उसे उससे ना चाहते हुए बात करनी पड़ती है। जहाँ जियो उसे सब कुछ बताने के लिए बोलती है और पूछती है कि याओ आखिर किन लोगों के साथ में रह रहा है। फिर भी दोंग उसे बताने से मना कर देता है और मुझे नहीं पता कि याओ की लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन वो जानती थी कि उसे सब कुछ पता है, इसलिए वो उसे चैंगवान के बारे में पूछती है। अगली सुबह मॉम को देखते हैं जो कि होटल में अपने रिलेटिव से मिलने के लिए गई हुई थी। उनका जो बच्चा होता है वो वहाँ पर मिट्टी से खेल रहा था। जैसे ही वहाँ पर एक गेस्ट आते हैं तो वो बच्चा गलती से एक लेडी से टकरा जाता है, जिससे कि उसकी वाइट स्कर्ट खराब हो जाती है। वो लेडी बोलने लग जाती है कि कैसे उस बच्चे ने उसकी स्कर्ट खराब कर दी। तो सभी लोग यहाँ पर उससे लड़ने के लिए आ जाते हैं, जो देखकर वो जो गेस्ट थे वो लोग यहाँ पर बोलने लग जाते हैं कि उस बच्चे को तो कुछ नहीं पता, लेकिन उसके पेरेंट्स कैसे हैं। ये सुनकर वो लोग और ज़्यादा भड़क जाते हैं। मॉम भी यहाँ पर उन लोगों को शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन ये जो मॉम के रिलेटिव्स थे वो बिल्कुल भी शांति नहीं हो रहे थे।
अंकल तो कुछ ज्यादा ही बोले जा रहे थे और वो लोग बिल्कुल भी माफी मांगने को तैयार नहीं थे। तभी वहाँ पर चेंगवान आ जाती है, जो कि उस कस्टमर से इस सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगती है। वो बोलती है कि वो उसकी स्कर्ट क्लीन करवा देगी और जो आज का उनका स्टे है वो भी फ्री कर देगी। जो सब सुनकर वो गेस्ट यहाँ पर रुकने के लिए मान जाते हैं। वो इस चीज़ को ज़्यादा बड़ा इशू नहीं बनाते और चले जाते हैं। मम्मी देखकर चेंगवान को बोलती है कि अगर उस लेडी की स्कर्ट गंदी हो गई थी तो तुम मुझे बोल देती ना, मैं धो देती। तुम्हें उन्हें फ्री में एक दिन ठहराने की क्या ज़रूरत थी। इस पर चेंगवान उन्हें समझाती है कि मम, होटल बिजनेस ऐसे नहीं चलता। हमारा बिजनेस सर्विस और रेपुटेशन पर चलता है और हम चाहते हैं कि जो भी कस्टमर यहाँ पर आए उनका स्टे हैप्पी हो। पर अंकल यहाँ पर उल्टा चेंगवान को ही बोलने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि इन गेस्ट के सामने तुमने आज हमारी पूरी फैमिली की बेइज्जती कर दी। जो सुनकर चेंगवान उसे अच्छे से सुनाती है और बोलती है कि बच्चे को तो सही गलत नहीं पता है, लेकिन आप ही लोग उसके सामने एग्जाम्पल सेट करोगे ना। अगर उस बच्चे से गलती से वो स्कर्ट गंदी भी हो गई थी तो आप लोगों का माफ़ी मांगने में क्या जा रहा था। लेकिन वो यहाँ पर शांत नहीं होते और चेंगवान को उल्टे से बोलने लग जाते हैं। ये देखकर मॉम उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग उन्हें देख रहे थे और उन्हें होटल की रेपुटेशन खराब करने से मना करती है। अंकल अब मॉम को बोलते हैं कि तुमने तो कहा था कि चेंगवान बहुत ही ओबीडियंट और अच्छी बच्ची है, लेकिन देखो वो तो हमारी फैमिली को डिसिप्लिन सिखा रही है और यहाँ तक कि तुम्हें भी चुप होने के लिए कह दिया। जो सुनकर चेंगवान को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि आप लोग यहाँ पर आए हो, इसलिए मैं पूरी सिंसेरिटी से आप लोगों का ख्याल रख रही थी, लेकिन अगर आप लोग मेरे और मेरी मॉम के बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश करोगे तो आगे से हमें हमारे रिलेशन में बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। और अगर आप लोगों को होटल में रहना है तो रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो होटल का आज का एक्सपेंस भी आपको बियर करना पड़ेगा। जो सुनकर अंकल बोलने लग जाते हैं कि तुम हमें यहाँ से भगा रही हो। पर तभी वहाँ पर फांगदा आ जाता है, जो कि इन लोगों को इतनी छोटी सी बात पर लड़ाई झगड़ा करने से मना करता है। चेंगवान को उससे कुछ काम की बात करनी थी, इसलिए वो उसे बाहर बुलाती है, जहाँ पर अंकल उसे चेंगवान से कोलैबोरेट करने के लिए मना करते हैं। लेकिन वो उन्हें समझाता है कि वो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं तो उन्हें आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। मॉम भी फिर उन्हें यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के लिए लेकर चली जाती है। अब बाहर चेंगवान फांगदिया से बिजनेस के बारे में बात कर रही थी कि कैसे वो उनकी मदद कर सकता है उनकी यहाँ पर वेडिंग वगैरह करवाने में। तभी जेव यहाँ पर आकर इन दोनों के साथ में फोटो क्लिक कर लेती है और दोंग को भेज देती है। वो उससे पूछती है कि यही चेंगवान है ना। दोंग भी याओ को फोटो दिखा देता है और बोलता है कि जियो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, इसलिए मुझे उसे चेंगवान के बारे में बताना पड़ा। जो सुनकर वो उसके पास जाने के लिए निकल जाता है। फिर हम जियो को देखते हैं, जो कि शांगली होटल में अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रही थी। तभी वहाँ पर याओ आ जाता है। वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कहती है कि मैं ब्लॉगर हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ ना एक्सप्लोर करने के लिए। पर वो उसे यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने से मना करता है और यहाँ से ले जाने लगता है। वो बोलती है कि तुमने मुझे चेंगवान के बारे में नहीं बताया ना, इसलिए मैं खुद यहाँ पर आ गई। तुमने उसे चुना है, इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, इसीलिए अब मैं शांगली होटल में जॉब करके उसे सब कुछ सीखना चाहती हूँ और उसके साथ में कम्पीट भी करना चाहती हूँ। ये बोलकर वो सीधा चेंगवान के ऑफिस में चली जाती है, जहाँ पर वो फांगदा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही होती है। वो उसे बोलने लग जाती है कि वो यहाँ पर जॉब करना चाहती है। चेंगवान उससे पूछते है कि तुम कौन हो। तभी याओ आकर उसे बताता है कि ये मिजांग की डॉटर है, जिसे चेंगवान समझ जाती है कि वो इसी को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में गया था। चेंगवान फिर यहाँ पर याओ को फांगदा से इंट्रोड्यूस करवाती है। फांगदा बताता है कि वो दोनों सेम ही होम टाउन से है और वो दोनों बचपन में साथ रहते थे। जो सुनकर जियो बोलती है कि अच्छा, तो तुम दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हो। पर याओ उसे चुप करने के लिए बोलता है। जियो अब यहाँ पर चेंगवान को अपनी सारी अचीवमेंट्स बताने लग जाती है कि कैसे वो स्विस स्कूल के अंदर पढ़ती है, वो एक ब्लॉगर और उसके 2 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। जो सुनकर चेंगवान बोलती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर जॉब चाहिए तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपना रिज्यूमे बनवाना होगा और जॉब के लिए जो सारी डिटेल्स और प्रोसीजर है वो वेबसाइट पर दी गई है, तुम्हें उन्हें फॉलो करना होगा। ये सुनकर वो बोलने लग जाती है कि इतना सब कुछ करना होगा। याओ भी उसे यहाँ पर समझाता है कि तुम्हारे ब्लॉगिंग एक हॉबी है और जॉब प्रोफेशनलिज्म का काम होता है, इसलिए तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। तो बोलती है कि ठीक है, मैं कर लूँगी। और चेंगवान के सामने याओ का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेकर जाने लग जाती है। बाहर जाकर याओ से बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो घर जाओ। पर वो कहती है कि चेंगवान के सामने मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के लेकर आई, लेकिन उसने तुम्हें आंख उठाकर देखा भी नहीं, उसे ना तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, कहीं तुम्हारा अनरिक्वेटेड लव तो नहीं है ना। पर याओ यहाँ से चला जाता है। शाम को अब जब चेंगवान घर आती है तो पहले से याओ घर के अंदर आया हुआ था, जहाँ दोनों एक दूसरे को थोड़ा ऑकवर्ड होकर देखने लग जाते हैं। और मॉम को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था, क्योंकि वो पूरे दिन रिलेटिव्स को घुमा रही थी। इसीलिए मॉम चेंगवान को बोलती है कि तुम कर उन लोगों के साथ चली जाओ, जैसे कि उनके बीच में आज जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो भी सॉल्व हो जाएगी और उनका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। पर चेंगवान बोलती है कि वो कल बहुत ही ज़्यादा बिजी है और वो नहीं जा सकती। ये बोलकर वो कॉल पर बात करने के लिए बाहर चली जाती है। तभी याओ मॉम के पास आता है और बोलता है कि वो लोग एक्वेरियम जा रहे हैं ना, तो मैं वहाँ की VIP टिकट बुक करवा देता हूँ। जो सुनकर मॉम काफ़ी खुश हो जाती है और कल रिलेटिव्स के साथ जाओ को जाने के लिए बोलती है। जहाँ जाओ तो मॉम को मना करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाता। याओ बाहर जाता है तो चेंगवान वहाँ पर खड़ी हुई थी। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम अनहैप्पी हो। इस पर वो कहती है कि हाँ, और नहीं तो क्या।
रिलेटिव्स कितने ज़्यादा आनाएंगे और साथ में काम भी, अडल्ट की कितनी प्रॉब्लम होती है यार। जो सुनकर वो उसे एक ड्रिंक पीने के लिए देता है ताकि वो कुछ देर के लिए अपने सारे टेंशन वगैरह को साइड में रख दे। ड्रिंक पीने के बाद चैंगवान उससे पूछते कि तुम्हें हमारे साथ रहकर कैसा लग रहा है, तो बताता है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है और बोलने लग जाता है कि कैसे लाइफ हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती और कभी कभी उन्हें कितने सरप्राइजेस भी मिल जाते हैं। फिर वो उसे राइड पर ले जाने की बात करता है, लेकिन चैंगवान बोलती है कि नहीं, हम कार से नहीं जाएंगे, इस बार मैं तुम्हें लेके जाती हूँ। ये बोल के उसका हाथ पकड़ के यहाँ से लेकर चली जाती है। जिसके बाद हम जाओ को देखते हैं जो कि माओ को कॉल करता है। तो माओ उससे पूछती है कि क्या कल तुम्हारे पास टाइम है, क्योंकि कल मैं अपने बेटे दिन से मिलने वाली हूँ, तो हम दोनों साथ में चलते हैं उसे घुमाने के लिए। इस पर जाओ कहता है कि मॉम ने ऑलरेडी मुझे एक काम दिया हुआ है अपने रिलेटिव के बच्चे को एक्वेरियम घुमाने का। इस पर माओ कहती है कि मेरा बेटा भी वहाँ पर जा रहा है, तो क्यों ना साथ में चल ले, 2 बच्चे होंगे तो अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। जो सुनकर वो मान जाता है और उसे सुबह पिक करने के लिए बोलता है। इधर हम चैंगवान और याओ को साथ में एक ओपन बस के अंदर देखते हैं जहाँ पर इन दोनों को अलग अलग बैठना पड़ता, इसीलिए याओ एक बच्चे को सीट एक्सचेंज करने के लिए बोलता है, लेकिन वो बच्चा बहुत ही स्मार्ट था, वो मना कर देता है और बोलता है कि इस ब्यूटीफुल लड़की के साथ तो मैं बैठूंगा। तो चैंगवान भी अब दोनों को अलग अलग बैठने के लिए बोल देती है। जहाँ पर वो जब बच्चे के साथ बैठी हुई थी तो वो उसे काफ़ी बातें किए जा रहा था और बोलता है कि आप तो बहुत ही खूबसूरत हो। ये देखकर याओ बोलता है कि इतनी सी उम्र में इतना चालू है। फिर वो उसे किसी तरीके से आगे भेज देता है और चैंगवान के साथ आकर बैठ जाता है। जहाँ बातों ही बातों में फिर याओ से बोलता है कि तुम्हारा बचपन तो काफ़ी अच्छा रहा होगा ना। इस पर चैंगवान बोलती है कि हाँ, और नहीं तो क्या, मैं तो बहुत ही पॉपुलर थी। तो याओ बोलता है कि हाँ, फांग और पता नहीं कौन कौन तुम्हारे चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स होंगे। इस पर वो बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बड़े होकर उसकी शक्ल भी याद नहीं थी और हम सिर्फ अभी काम की वजह से मिले, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। जो सुनकर वो खुश होने लग जाता है। तो चैंगवान बोलती है कि तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो। इस पर वो बोलता है कि मैं क्यों खुश नहीं होगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ना। चैंगवान बोलती है कि उस दिन की तरह कहीं मुझसे फिर से मजाक तो नहीं कर रहे ना। पर वो कहता है कि नहीं, इस बार मैं सच में सीरियस हूँ। जो सुनकर चैंगवान बोलती है कि अगर अच्छा ऐसा है तो ज़रा अपनी सिंसेरिटी प्रूव करके दिखाओ। वो बेचारा सोचने लग जाता है कि ये मैं कैसे करूं। जिसे ऐसे देखकर चैंगवान बोलती है कि इससे तो नहीं हो पाएगा और वो खुद ही उसे किस कर देती है। जो देखकर पहले तो बेचारा याओ थोड़ा सा हैरान और नर्वस हो जाता है, लेकिन फिर वो भी उसे किस करता है और दोनों काफ़ी मज़े से इस राइड को एंजॉय करते हैं। ये दोनों अब जब तक घर आते हैं तब तक मॉम डैड सो चुके थे, इसीलिए लोग चुपके चुपके घर आ रहे थे। जहाँ पर चैंगवान फिलहाल उनके रिलेशनशिप की बात सभी के सामने सीक्रेट रखने के लिए बोलती है, क्योंकि अभी उसके रिलेटिव्स आए हुए थे, तो वो उनके जाने के बाद सही टाइम पर मॉम को बता देगी। जो सुनकर याओ उसकी बात मान जाता है। फिर वो उसे ऊपर लेकर आता है जहाँ पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं था उसे जाने देने का। वो उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता, पर चैंगवान बोलती है कि मॉम उठ जाएगी, इसीलिए वो फिर उससे जाने से पहले किस करने के लिए बोलता है। जब वो उसे चीक्स पर किस करने वाली होती है तो वो अपने लिप्स आगे कर देता है और फिर चैंगवान उसे किस करके चली जाती है। रूम में जाने के बाद चैंगवान तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी और इधर याओ भी उसी के बारे में सोच रहा था। वो उसे मैसेज करके बोलता है कि कल साथ में ऑफिस चलते हैं, लेकिन चैंगवान मना करती है और बोलती है कि उस टाइम ना मॉम सब्जी लेने के लिए जाती है, इसीलिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वो उसे सुबह 5 बजे चलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम तो कोई भी नहीं होगा देखने वाला। पर चैंगवान उसे मजाक में बोलती है कि इतनी सुबह मैं नहीं उठ पाऊंगी, तुम चले जाना। जिसका जब वो उसे कोई रिप्लाई नहीं करता तो चैंगवान सोचने लग जाती है कितना बेवकूफ़ है, मान भी गया। पर तभी उसे बालकनी से आवाज़ आती है और जब वो बाहर जाकर देखती है तो याओ ने अपना फ़ोन बालकनी से नीचे लटकाया हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि चैंगवान प्लीज़ बाहर आओ। इसीलिए वो बाहर आ जाती है, जहाँ वो उसे सुबह 5 बजे चलने के लिए बोलता है और बोलता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तो चैंगवान उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। अब क्योंकि दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी बालकनी से बातें कर रहे थे तो मॉम यहाँ पर नींद में बोलने लग जाती है, बालकनी से ना कुछ आवाज़ आ रही, लगता है वहाँ पर चूहा आ गया है, कल ना हम चूहा मारने की दवाई लेकर आएंगे। इसके बाद हम जाओ और माओ को देखते हैं जो कि बच्चों को एक्वेरियम घुमा रहे थे। वो लोग थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं और फांग अपने फ़ोन में गेम खेलने लग जाता है, जिस बीच दोनों बच्चे साथ में खेल रहे थे। लेकिन जो दूसरा बच्चा जिसका नाम शिव है वो दिंग से उसका खिलौना छीन लेता है, जो देखकर दिंग रोने लग जाता है। तो माओ और जाओ उसके पास आ जाते हैं और उसे चुप कराने लग जाते हैं। जाओ फिर यहाँ शिव से उसका खिलौना वापस मांगता है तो वो उसे ज़मीन पर फेंक देता है और खुद भी रोने लग जाता है। ये देखकर फांग वहाँ पर आता है और बोलता है कि क्यों बच्चे को रुला रहे हो। तो माओ से बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चा दूसरों के खिलौने छीन रहा है, तुम्हें उसे भी दिलाना चाहिए ना। अब वो यहाँ पर अपने ही बच्चे को डांटने लग जाता है तो जाओ से ऐसा करने से मना करता है। इस पर फांग जाओ को बोलने लग जाता है कि तुम मेरे साथ बड़े हुए हो, अब तुम लॉयर बन गए तो क्या अपने आप को कुछ ज़्यादा ही अच्छा समझते हो, ये मेरा बच्चा है, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, वरना तुम्हारे बचपन के जो भी डार्क सीक्रेट है ना वो तुम्हारी फैमिली को बता दूंगा। जो सुनकर जाओ से फ़ोन देता है अपनी मॉम को कॉल लगाने के लिए ताकि वो उन्हें बता दे। फांग मना कर देता है और बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम इतने एरोगेंट क्यों हो रहे हो, और फिर अपने बच्चे को चुप कराता है। सीन अब यहाँ से याओ पर आता है।
जो बेचारा ऑफिस में था और उसे थोड़ी नींद आ रही थी क्योंकि वो सुबह कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गया था। वो यहाँ पर चैंगवन को मैसेज करके साथ में लंच करने के लिए पूछता है, लेकिन वो बोलती है कि उसे बहुत ही काम है, इसीलिए वो लोग डिनर साथ में करते हैं। सीन अब चैंगवन पर आता है जो कि काम करते करते सैंडविच खाते हुए लंच कर रही थी, पर तभी वहाँ पर याओ आ जाता है। चैंगवन पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम तो साथ में डिनर करने वाले थे ना। इस पर वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम सैंडविच खाकर ही अपना काम चला लेती। इसीलिए अब काम साइड में रखकर दोनों साथ में लंच करने लग जाते हैं, जहाँ पर चैंगवन बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि हमारी फर्स्ट डेट ऐसी होगी। इस पर याओ बोलता है कि ये हमारी फर्स्ट डेट नहीं है, तुमने मुझे मौका ही कहा दिया है फर्स्ट डेट पर तुम्हें ले जाने का, हर वक्त तुम्हारे दिमाग में सिर्फ काम चलता रहता है। और उसे यहाँ पर कुछ रोमांटिक लाइंस बोलता है जो देखकर चैंगवन हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये सब तुमने कहाँ से सीखा। तो बताता है कि इंटरनेट पे उसने एक लव इंसाइक्लोपीडिया पढ़ा था, पर चैंगवन उसे ये सब करने से मना करती है और बोलती है कि तुम जैसे हो ना वैसे ही अच्छे हो। जो सुनकर याओ स्माइल करने लग जाता है। उसी वक्त चैंगवन को मॉम का फोन आता है जो कि उसे कुछ बोलती है। इधर हम मॉम को बाकी सभी लोगों के साथ घर पर देखते हैं, जहाँ अंकल मॉम से बोलने लग जाते हैं कि जाओ हमारे ग्रैंडसन को घुमाने लेकर गया, लेकिन दूसरे अनजान बच्चे के लिए उसने हमारे बच्चे को रुलाया। मॉम साओ को एक्सप्लेन करने के लिए बोलती है तो बताता है कि इस सब के अंदर शिव की ही गलती थी और उसने सिर्फ उसे अपनी गलती मानने के लिए कहा। इस पर फांग कहता है कि वो मेरा बेटा है, तुम कौन होते हो उसे क्या करना है ये बताने वाले। आंटी भी बोलने लग जाती है कि ये इतना सीरियस मैटर नहीं है और उन्हें बात को इतना आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, पर मॉम यहाँ पर जाओ को अपोलोजाइज करने के लिए बोलती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।